एपिसोड 14 फाइंडिंग एन एक्सक्यूज। बेला ऑकवर्डली मुस्कुराया। रेयांश उनकी कक्षा प्रतिनिधि थी। वह अपनी कक्षा में सभी के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करता था। उनके विश्वविद्यालय में लॉ के छात्रों को उनके जूनियर वर्ष से ही प्रमुख लॉ फर्मों में इंटर्नशिप करने का अवसर दिया गया। उस समय वह अभी विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हुई थी, इसलिए उसे इस बात का एहसास नहीं था कि रेयांश ने जानबूझकर उसे पहली पसंद करने दी थी। उसने हमेशा यह मान लिया था कि सबसे अच्छे ग्रेड वाले छात्र को पहले चुनना की प्रथा है, और निश्चित रूप से वह वही थी। उसे कैसे पता चलेगा? ये भी सच था कि रेयांश हमेशा रात को लाइब्रेरी से आते समय उसके साथ होती। जब वह लाइब्रेरी में होती थी तो वह अपनी किताबों में इतना खो जाता था कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहती। लेकिन तब उसने यह मानती थी कि क्लास रेप पढ़ाई के प्रति उतना ही भावुक था जितना कि वह थी, इसलिए हमेशा लाइब्रेरी में उसे पाया जाता था। और रेयांश को हमेशा पता था कि वास्तव में क्या कहना है। हर कोई उसके आसपास सहज महसूस करता था। वो एक वास्तविक व्यक्ति थे, ठीक है। वो कक्षाओं के बीच में उसके लिए दूध और शहद के केक लाया था, हाँ वास्तव में कई बार, लेकिन उसने ये सुनिश्चित किया था कि कक्षा में बाकी सभी को भी ये मिले। और अब वह सब कह रहा था जो वास्तव में सिर्फ उसके लिए था। क्लास प्रतिनिधि, आप बहुत सूक्ष्म हैं। अगर आपने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे कभी अंदाजा नहीं होता कि आप मेरे प्यार को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। बेला इससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने सोचा कि वह रो देगी। तो वह उसके लिए अच्छा था क्योंकि वह उसे पसंद करता था, न कि इसलिए कि वह ऐसा ही था। दूसरी ओर कक्षा प्रतिनिधि हमेशा कक्षा में सभी के लिए एक वफादार दोस्त रहा है। बेला की भावनाएं जटिल थीं। उसकी पहली प्रतिक्रिया उस व्यक्ति से पूछना था जिस पर वह सबसे अधिक भरोसा करती थी, उसके अभिभावक अध्यांश। लेकिन अध्यांश के विचार ने तुरंत उसके फिंगरप्रिंट वाली घटना को ध्यान में ला दिया। उसने कुछ गहरी सांसें लीं, मुस्कुराई और कहा, क्लास प्रतिनिधि, कृपया अपने फोन से मेरा फिंगरप्रिंट हटा दें। मेरा परिवार इससे खुश नहीं है। ओह, रेयांश ने उसकी ओर देखा। उसने ये भी महसूस किया कि वह एक दिन पहले बहुत उतावले हो गया था, और शायद उसने अपने उतावलेपन से उसे डरा दिया था। ठीक है, मैं इसे हटा दूंगा, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मुझे आपको पटाने देंगे, ठीक है? जैसे कि उन्होंने कहा था, रेयांश ने एक स्वाइप के साथ अपने फोन को अनलॉक किया और फिंगरप्रिंट स्टोरेज फोल्डर में अपना रास्ता बनाया, लेकिन पाया कि गुनयानजी का फिंगरप्रिंट वहां नहीं था। क्या वह इसे सेव करना भूल गया था? रेयांश ने बेला को अपना फोन दिखाया। यहाँ एक नज़र डालें, मैंने इसे सेव भी नहीं किया, इसलिए डिलीट करने के लिए कुछ भी नहीं है। बेला ने फोन पर नजर डाली, फिर राहत में अपनी छाती पर हाथ रखा। उसने हंसते हुए कहा, धन्यवाद क्लास प्रतिनिधि। तो आप राजी हैं? रेयांश ने पूछा। यह उनकी ओर से एक और साहसिक स्वीकारोक्ति थी। बेला को अपने अंदर एक अजीब सा एहसास महसूस हुआ। इससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह नहीं जानती थी कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। उसने नजरें झुका लीं। एक पल के बाद उसने ऊपर देखा और रेयांश पर एक नजर डाली। रेयांश वापस सड़क की ओर मुड़ गया था, लेकिन वह उसे तिरछी नजर से देख रहा था। उसके होठों पर मुस्कान थी। बेला के दिल ने एक और छलांग लगाई। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और खिड़की से बाहर उस दृश्य को देखा जो उसके सामने से उड़ रहा था। उसका दिल पूरी तरह से उथल पुथल में था। क्या उसे अध्यांश को फोन करके पूछना चाहिए? आखिरकार वह उसका अभिभावक था, लेकिन क्या ये भी कोई ऐसी चीज थी जिसके बारे में उसे उससे पूछना चाहिए? बेला का दिल एक रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। रेयांश के कबूलनामे ने उसकी जिज्ञासा जगा दी थी। वह जानना चाहती थी कि किसी को डेट करना कैसा होता है। लेकिन अगले ही पल उसने अध्यांश के गंभीर चेहरे के बारे में सोचा और डर गई कि वह उसे डांटेगा। फिर भी लगभग 18 वर्ष की लड़की के लिए प्यार में होना स्वाभाविक ही था। आजकल अधिकांश 14 वर्षीय पहले से ही अपने पहले प्यार का अनुभव कर चुके हैं। निश्चित रूप से 17 साल की उम्र में वह किसी रिश्ते में आने के लिए बहुत छोटी नहीं थी। सच कहूं तो उसका अब तक का जीवन सामान्य से बाहर था। उसने 12 साल की उम्र से एक सैन्य शिविर में अध्यांश का पीछा किया था और उसके पास सही लड़के के प्यार में पड़ने का कोई अवसर नहीं था। वो 16 साल की उम्र में ही कॉलेज के लिए सी सिटी आ गई थी। उसने अपने 3 रूममेट्स को अपनी लव लाइफ के बारे में बात करते हुए सुना था, और वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि उसे जलन हो रही थी। क्यों न इसे एक ट्राई दें? बेला का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की। उसे अभी भी इसके बारे में अध्यांश को सूचित करना था। यदि वह राजी नहीं होगा तो वह रेयांश को ठुकरा देगी। क्या आप राजी हैं? रेयांश ने बेला पर नजर डाली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको तुरंत मेरी प्रेमिका बनने के लिए सहमत होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं बस आपको पटाने की कोशिश करना चाहती हूँ। वह जल्द ही स्नातक हो रहा था। कुछ ही महीनों में हर कोई चारों दिशाओं में बिखरकर अपने अपने रास्ते पर चला जाएगा। वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे। उनके लॉ विभाग में बहुत सारी खूबसूरत प्रतिभाशाली लड़कियां थीं, लेकिन वे सभी धूर्त चालाक लोमड़ी थीं, जो एक नज़र से किसी को भी भेदने में सक्षम थीं। इन दी एंड बेला जैसी प्यारी, जीवंत, बुद्धिमान, फिर भी प्यारी और इनोसेंट यंग गर्ल अभी भी सबसे पॉपुलर थी। उसे कहाँ मिलेगा ऐसा लड़की?
उदाहरण के लिए, उनकी कक्षा के अधिकांश लड़के नए और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ डेटिंग कर रहे थे। ऊपर बताए गए कारणों की वजह से उनके लिए अपने ही सहपाठियों के साथ डेट करना दुर्लभ था। हालांकि बेला उसकी सहपाठी थी, लेकिन वह उससे बहुत छोटी थी, लगभग उसी उम्र की थी जब वह मैट्रिक की छात्रा थी। वह 2 साल से उसकी सहपाठी थी और वे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। अगर वे डेटिंग करना शुरू करते हैं तो उनके रिश्ते में अनिश्चितता कम होगी। उसकी तुलना में उनके क्लासमेट व्यावहारिक रूप से उसके लिए ज्यादा अजनबी थे। रेयांश ने इत्मीनान से आगे की सड़क को देखा। यह उनके जीवन का एक रूपक प्रतीत होता था, एक सीधी खुली सड़क जो सीधे एक शानदार भविष्य की ओर ले जाती है। बेला की नज़र खिड़की के बाहर के नज़ारे से हट गई। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, घबरा गई। उसकी उंगलियां उसके हल्के भूरे रंग के ऊनी जंपर स्कर्ट के कपड़े से खेल रही थी। वह बुदबुदाती हुई बोली, क्लास प्रतिनिधि, आप मुझसे क्या कहने की उम्मीद करते हैं? एक उत्तर के बारे में नहीं सोच सकते? उस स्थिति में मैं मान लूंगा कि आप सहमत हैं, रेयांश ने मुस्कुराते हुए कहा। अब आपको सबसे पहले ये करना होगा कि मुझे क्लास प्रतिनिधि कहना बंद करें, हम उससे कहीं ज्यादा करीब हैं। रेयांश, बुलाओ। मेरा परिवार मुझे इसी नाम से बुलाता है। उन्हें उनके नाम से बुलाना उनके बीच की दूरी को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम था, और यह ज्यादा अंतरंग नहीं था। बेला ने धीमी आवाज में जवाब दिया, ठीक है। उसकी कोमल आवाज में घबराहट का संकेत था। हालांकि उसकी आवाज तेज नहीं थी, ये रेयांश के कानों में बार बार गूंज रही थी। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए। उसे बेला से एक साधारण ओके की उम्मीद नहीं थी, जिससे उसकी दिल की धड़कन बढ़ गया। हो सकता है कि उसके लिए उसकी भावनाएं उसके एहसास से कहीं अधिक मजबूत थीं। वे दोनों बाकी रास्ते चुप रहे, मानो मौन सहमति से। जब वे विश्वविद्यालय पहुंचे, रेयांश महिला छात्रावास के प्रवेश द्वार तक गाड़ी चलाकर गई। वह पहली कार से बाहर निकला और उसका सूटकेस बाहर निकालने में उसकी मदद की। उसने अपने दूसरे हाथ से उसका बैग उठाया और उसे ऊपर ले गया। आमतौर पर पुरुषों को महिला छात्रावास में प्रवेश करने की मनाही थी। हालांकि रेयांश पिछले 4 वर्षों से कक्षा प्रतिनिधि थे, इसलिए महिला छात्रावास के रेजिडेंट एडवाइजर उनसे अच्छी तरह परिचित थे। जब उसने उसे प्रवेश करते देखा तो उसने केवल हाथ हिलाया और उसे अंदर जाने दिया। रेयांश ने रेजिडेंट एडवाइजर का विनम्रता से अभिवादन किया, जो एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी। उन्होंने कहा, मेरा सहपाठी अभी अभी बीमारी से उबरकर स्कूल लौटा है। रेजिडेंट एडवाइजर ने बेला को पहचान लिया। वह लॉ डिपार्टमेंट में सबसे कम उम्र की छात्रा और टॉप स्टूडेंट थी। अवश्य ही वह उसे पहचानती होगी। बेला, तुम अब ठीक हो? रेजिडेंट एडवाइजर ने उनका अभिवादन करते हुए मुस्कुरा दी। आपका क्लास प्रतिनिधि बहुत जिम्मेदार है। वह दिन में 3 बार ये पूछने के लिए आता है कि क्या आप वापस आ गए हैं। बेला ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने स्नैक्स का एक पैकेट निकाला और उनको दे दिया। धन्यवाद। रेजिडेंट एडवाइजर ने सहज हृदय से उसका उपहार स्वीकार किया और मन में सोचा, ये सिर्फ स्नैक्स का एक पैकेट था, कोई रिश्वत नहीं। बेला और रेयांश ऊपर चले गए। जैसे ही उन्होंने उसके कमरे का दरवाजा खोला, उसके 3 रूममेट वहां थे। उनके चेहरे पर चीख पुकार मची हुई थी। बेला, तुम वापस आ गए। लिटिल सिस, क्या तुम अब ठीक हो? क्लास रेप ने आपको पर्सनली पिकअप किया। ओह, आपको उसे रीपे करना होगा। बेला के दोस्तों ने चिल्लाकर उसे गले लगाया। रेयांश दरवाजे के पास खड़ी थी और मजे से उन्हें एक दूसरे को गले लगते हुए देख रही थी। वह बेला के दोस्तों से बहुत इम्प्रेस हुआ, क्योंकि उसके तीनों रूममेट बहुत अच्छी और प्रभावशाली थे। सबसे बड़ी नैना थी। ये स्पष्ट था कि वह सभी लड़कों के लिए देवी थी और सभी लड़कियां के लिए दुश्मन थी। दूसरी अंजलि है। ऐसा कहा जाता है कि उसके पूर्वज राजबंसी थे। उनके गरिमा और शक्ति को देखते हुए निश्चित रूप से वह एक पुराने और प्रतिष्ठित परिवार के वंशज है। तीसरा प्रिया था, जो अपने कम उम्र से ही तेजस्वी और आकर्षक थे। उसे ड्रीम गर्ल के रूप में जाना जाता था। उसकी एक नज़र में वह इतना आकर्षक प्रदर्शित करती थी जो दर्जनों पुरुषों को पछाड़ देती थी। हालांकि बेला एक ट्रांसफर स्टूडेंट था और एक मामूली बैकग्राउंड वाला एक अनाथ भी था, लेकिन इन 3 घमंडी लड़कियों ने उसके साथ असाधारण रूप से अच्छा व्यवहार किया और एक छोटी बहन की तरह उसकी देखभाल की। वह लोग बहुत खुश था। काफी दिनों के बाद बेला से मुलाकात हुई थी। रेयांश बेला के बैग लेकर जैसे ही वह अंदर गया, नैना उसका सामने आते हुए कहा, तो क्लास रेप ने आपको पर्सनली पिकअप करने गया था। बेला, कितना बड़ा सम्मान है। प्रिया ने बेला पर चुपकी से आंख मारी। बेला ने मुस्कुराया, क्या बीमार और अस्पताल में भर्ती स्टूडेंट को क्लास प्रतिनिधि पर्सनली पिकअप करने नहीं जाता है? अब इसे बंद करो लिटिल सिस। प्रिया ने चंचलता से उसके कंधे पर थप्पड़ मारा। उसने रेयांश को सांत्वना दिए। क्लास रेप, यह उतना ही है जितना मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हमारी छोटी बहन भले ही छोटी है, लेकिन उसने पूरे साल क्लास में टॉप रहने के लिए अपने ग्रेड से समझौता नहीं किया। मेरी भावनाएं सच्ची हैं, वे कैसे नकली हो सकते हैं? रेयांश बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थी। ऐसा लगता है कि मेरे रूममेट पहले से ही उसके साथ थे, बेला को एहसास हुआ। अंजलि चुप थी क्योंकि उसने रेयांश से बैग और सूटकेस लेने में बेला की मदद की और उसे अपनी मेज के पास रख दिया। नैना ने अपनी बाहों को डेस्क पर रखा और उसके चेहरे पर एक आधी मुस्कान थी।
क्लास रेप, मैं देख रहा हूँ कि आपके गाल कैसे गुलाबी हैं और आपका चेहरा कैसे चमक रहा है। कुछ अच्छा हो जाए। बेला के ठीक होने और वापस लौटने के सेलिब्रेशन के रूप में हमें रात के खाने की दावत दें। इसके बारे में क्या ख्याल है? रेयांश ने अपनी उंगली के चारों ओर कार की चाबी घुमाए और दरवाजे पर रहते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं आज रात ट्रीट दूंगा। लेकिन उन्होंने बेला की ओर देखा। बेला, मुझे लगता है कि आपको पहले डिपार्टमेंट में जाना चाहिए और अपनी छुट्टी से वापसी रिपोर्ट करनी चाहिए। बेला ने अपना सिर अपने बैग में गुस्सा लिया था ताकि इवान द्वारा उसके लिए लिखे गए मेडिकल सर्टिफिकेट को खोज सके। मैं जाने वाला था। चलो एक साथ चलते हैं, मेरे पास फैकल्टी ऑफ लॉ कार्यालय की डिपार्टमेंट में कुछ काम है। रेयांश फैकल्टी ऑफ लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। उसने बेला के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे बाहर ले जाने के लिए आगे बढ़ा। रेयांश की आने वाली बांह से बचने के लिए बेला तेजी से आगे बढ़े। क्लास प्रतिनिधि, मुझे अभी भी अपनी छुट्टी से वापस रिपोर्ट करने के लिए कई प्रोफेसरों के पास जाना है। वे नाराज होंगे कि मैंने एक सप्ताह की कक्षाओं को छोड़ दिया। रेयांश मुस्कुराए और साथ में चलने के लिए उसकी गति का अनुसरण किया। तीनों रूममेट्स ने एक दूसरे को आंख मारी और हंस पड़े। लगता है हमारी छोटी बहन बड़ी हो रही है। अल्पविराम। रेयांश और बेला ने छात्रावास छोड़ दिया और उन्होंने तुरंत कहा, आपको अपनी छुट्टी के लिए वापस रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपके परिवार ने पहले ही आपके लिए ये कर दिया है। बेला उलझन में था। फिर तुमने मुझे फैकल्टी को रिपोर्ट करने के लिए क्यों कहा? मैं तुम्हें एक बहाना दे रहा था। अभी आपको जो सबसे महत्वपूर्ण काम करना चाहिए वह प्रोफेसर राठौर को ढूंढना और इंटरव्यू के लिए एक और मौका मांगना है। रेयांश उसे अपनी कार में ले गया और उसे अंदर जाने के लिए दरवाजा खोल दिया। मुझे पता चला कि प्रोफेसर राठौर वह कैंपस के विशेषज्ञ भवन में रहता है। मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जाओ उसे ढूंढो और उसे अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाओ और इंटरव्यू के लिए एक और मौका मांगो। बेला को उम्मीद नहीं थी कि वापस आते ही उसे प्रतिष्ठित लॉ प्रोफेसर वेदांश राठौर का सामना करना पड़ेगा। वह अचानक घबरा गई और हकलाते हुए अपना मेडिकल सर्टिफिकेट हाथ में ले लिया। क्लास प्रतिनिधि, क्या प्रोफेसर से बात करना आसान है? आप मुझे फिर से क्लास प्रतिनिधि कह रहे हैं, इसलिए अगर मुझे पता भी होगा तो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। रेयांश ने नाखुश होने का नाटक किया। बेला ने उसे मक्खन लगाने के लिए मुस्कुराया। अच्छे बच्चे बनो, क्लास प्रतिनिधि। मुझे अभी भी अपने परिवार से इस बारे में पूछना है और उनकी राय लेनी है। ठीक है, आप उन्हें अभी क्यों नहीं कॉल करते? रेयांश ने कार को रिवर्स करने और पार्क में रखने के लिए स्टीयरिंग व्हील को घुमाया। उसने उसे गड़बड़ करने का मौका नहीं दिया। उसे विश्वास था कि वह उसका दिल जीत सकता है। बेला ने उसका फोन पकड़ा और कुछ पल विचार किया, फिर फोन लगा दिया। उसने पहले अध्यांश को फोन किया। काफी देर तक बजता रहा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसके पास इवान को बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। दूसरी ओर इवान ने तुरंत उठाया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उसने तुरंत ही पूछ लिया, बेला, क्या आप ठीक है? क्या आप अस्वस्थ हैं? आप कहाँ हैं? मैं तुम्हें अभी लेने आऊंगा। बेला ने तुरंत सोचा कि इवान उनके पेशे से बहुत अधिक प्रभावित था। उसके फोन करने से ही उसे लगा कि वह बीमार है। उसने अपना सिर हिलाया। मैं बीमार नहीं हूँ। आप कैसे हैं, इवान भाई? तुम अच्छा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा और धन्यवाद, एकदम बढ़िया। क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए था? इवान ने इतनी राहत की सांस ली कि बेला इसे फोन पर भी सुन सकते थे। उसने अपनी आवाज धीमी की और फोन का रुख कार की खिड़की की ओर किया। उसने झिझकते हुए पूछा, इवान भाई, बात यह है कि क्या आप अंकल रॉय का फोन नंबर जानते हैं? मूल रूप से बेला इवान से पूछना चाहते थे कि क्लास प्रतिनिधि को डेट करने के बारे में वह क्या सोचते हैं। यह उसकी जुबान पर था, लेकिन वह इसे कहने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकी और इसके बदले अध्यांश का नंबर मांगा। इवान ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ? आप बॉस की तलाश क्यों कर रहे हैं? क्या बात है? मेरी मदद चाहिए। इवान ने जनरल के शेड्यूल को देखा। अध्यांश बेस पर वापस चला गया था। उसे ट्रैक करना मुश्किल होगा। ओह, बेला थोड़ा निराश हुई। उसने फोन रखने का इरादा किया था, लेकिन उसने रेयांश को फिर से देखा। वह उसके चेहरे की ओर देखने में बहुत शर्मिंदा थी। वह केवल एक गहरी सांस ले सकती थी और बड़बड़ा सकती थी, इवान भाई, बात यह है, मेरा सहपाठी मुझे डेट करना चाहता है और क्या मैं उसे स्वीकार करूं? मैं पूछना चाहता था आप लोगों की राय। अगर तुम चाहती हो तो तुम उसे डेट कर सकते हो। अनुमति की आवश्यकता क्यों होगी? इवान ने हंसते हुए कहा, फिर शांत स्वर में पूछा, क्या यह आपका क्लास प्रतिनिधि है? बेला ने पलकें झपकाईं और बमुश्किल ही एक शब्द भी उसकी मुंह से सुनाई दे। अगर ऐसा है तो ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। आखिर यह हमारा बेला का पहला बॉयफ्रेंड है। हमें सावधान रहना होगा। यदि मैं आपके लिए बॉस से पूछूं तो कैसा रहेगा? आखिर वह आपका अभिभावक है। बेला ने सिर हिलाया। एक विचार उसके दिल में घूम गया और वह उसे बाहर निकालने के लिए विवश हो गई। इवान भाई, क्या अंकल रॉय हाल ही में काम में बहुत व्यस्त हैं? ये ठीक हो गया है। कुछ दिन पहले वह अधिक व्यस्त था, लेकिन अब वह कम हो गया है। फिर क्या उसे कोई गर्लफ्रेंड मिल गई? बेला ने थोड़ा जिज्ञासु होकर पूछा। पिछली बार जब अध्यांश ने फोन उठाया था
तो उसने उसे अंकल बुलाने के लिए कहा था और उसे पहले की तरह अध्यांश बुलाने से मना किया था। ये लगभग ऐसा था जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। उस दिन को याद करते हुए जब अध्यांश ने गलती से उसे डार्लिंग कहा था, बेला को लगा अब समय आ गया है कि शायद उसे एक प्रेमिका मिल गई है। हाँ, मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूँ। इवान का गोल मुंह खुला हुआ था। तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस पूछ ही रहा था। अब समय आ गया है कि अंकल रॉय को एक आंटी मिल जाए। ये देखकर कि इवान को भी नहीं पता था, बेला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अध्यांश के रवैये को भूल नहीं पा रही थी।